हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम थ्योरी ऑफ सप्लाई का पार्ट 3 करेंगे, यानी कि थर्ड लेक्चर ऑन थ्योरी ऑफ सप्लाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं आज हम करेंगे लॉ ऑफ सप्लाई। जितना इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ डिमांड उतना इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ सप्लाई है। बहुत सिंपल, बट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इस चैप्टर के। तो इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं। बात करेंगे लॉ ऑफ सप्लाई की। लॉ ऑफ सप्लाई, पहले हम एक बात समझते हैं क्या, कि जब भी हमें कोई लॉ एक्सप्लेन करना होता है, लॉ एक्सप्लेन करने के होते हैं कुछ रूल। क्या रूल? पहला रूल तो लॉ में आपको लिखनी है डेफिनेशन उसकी। दूसरा रूल एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में क्या क्या बताना होता है? टेबल और डायग्राम। थर्ड रूल, फिर उसकी एक टेबल और डायग्राम की भी एक्सप्लेनेशन करनी है। एंड फोर्थ, आपको लास्ट में बतानी होती है उसकी अजम्पशंस, बिकॉज जो लॉ है सारे के सारे लॉ किसी ना किसी अजम्पशन के ऊपर बेस्ड होते हैं, तो हमें वो बताने होते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। थ्योरी ऑफ सप्लाई में हम बात कर रहे हैं आज लॉ ऑफ सप्लाई की। तो देखो, लॉ की जब डेफिनेशन लिखते हैं तो उसमें ये वर्ड लिखना जरूरी होता है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ये लिखना जरूरी है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अब ऐसा किस लिए है? ऐसा इसलिए है बिकॉज हर एक लॉ कुछ ना कुछ अजम्पशन के ऊपर बेस्ड होगा, तो उन अजम्पशंस को ही कांस्टेंट रखा जाता है, वही कांस्टेंट होता है। अदरवाइज इसकी डेफिनेशन वेरी सिंपल। भाई, हम एक ही चीज तो पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को जब से स्टार्ट किया, क्या कि जब प्राइस इंक्रीज होता है, क्वांटिटी सप्लाई भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और यही तो हमारा लॉ ऑफ सप्लाई है। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में जब पॉजिटिव रिलेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। इसका मतलब ऐसा भी होगा, अगर किसी सिचुएशन में प्राइस डिक्रीज होगा तो हमारी सप्लाई भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। इसको भी, ये दोनों बातें एक ही हैं, दोनों चीजें किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? पॉजिटिव रिलेशन को। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेस द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ इट राइजेस एंड वाइस वर्सा। यानी कि क्या दिखा रहा है ये? पॉजिटिव रिलेशन। तो लॉ ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन सिर्फ इतनी सी है, क्या? देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। अब डेफिनेशन कर ली, तो डेफिनेशन के बाद इसका अगला पार्ट आता है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में हमें क्या दिखाना है? एक तो इसका टेबल बनाकर दिखाना है। हम सप्लाई शेड्यूल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो सप्लाई शेड्यूल में हमने क्या दिखाया? ये डेफिनेशन लिखने की आपको जरूरत नहीं है इसमें। अब आपको सप्लाई शेड्यूल को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल बस ये एक टेबल बनाएंगे, जिस टेबल में हमने क्या लिखा है? पहली सिचुएशन में प्राइस 1 रुपए है तो क्वांटिटी सप्लाइड कितना है? 10। सेकेंड सिचुएशन में प्राइस 2 रुपीज तो क्वांटिटी सप्लाइड 20। थर्ड सिचुएशन में प्राइस 3 तो क्वांटिटी सप्लाइड 30। एंड फोर्थ तो 40। क्या शो कर रहा है? कि भाई जैसे जैसे प्राइस अप अप अप, क्वांटिटी सप्लाइड अप अप अप, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। यही हमारा लॉ ऑफ सप्लाई कहता है। तो अब इस टेबल को एक्सप्लेन करेंगे हम। टेबल जब बनाएंगे तो आपको लिखकर दिखाना है, भाई टेबल शोज दैट व्हेन प्राइस इज ₹1 क्वांटिटी सप्लाइड इज 10, when price increases to ₹2 quantity supplied is 20, so on when price is ₹4 quantity supplied is 40। तो पहला काम सप्लाई की थ्योरी और लॉ ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन, दूसरा काम टेबल बना के इसको एक्सप्लेन करना है, तीसरा काम इसमें हमने करना है इस क्वेश्चन में। अब हम एक कर्व बनाकर दिखाएंगे। कौन सा कर्व? आप फ्री हैंड बना लो चलेगा, फ्री हैंड नहीं बनाना है तो जो पीछे टेबल किया उसी टेबल को यहां ड्रॉ कर दो। प्राइस मैं आपको बता देता हूं कैसे ड्रॉ करना है। प्राइस 1 क्वांटिटी सप्लाइड 10, प्राइस 2 क्वांटिटी सप्लाइड 20, प्राइस 3 क्वांटिटी सप्लाइड 30। इन पॉइंट्स को मिलाकर ये एक कर्व ड्रॉ कर दिया, हमारा अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व बन गया। और मैंने आपको पहले बताया है कि ये एक्सिस को रिप्रेजेंट करना जरूरी है, वाई एक्सिस पर प्राइस, एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी। तो जो सप्लाई शेड्यूल बनाया उसी को डायग्राम में बना दिया, डायग्राम को एक्सप्लेन कर देंगे कि भाई एक्स एक्सिस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, वाई एक्सिस प्राइस को रिप्रेजेंट करता है, एस एस हमारा, एस एस क्या है? हमारा सप्लाई कर्व है, विच इज पॉजिटिव स्लोप्ड, पॉजिटिव स्लोप्ड।
पॉजिटिव स्लोप का मतलब कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस घटेगा तो सप्लाई बढ़ेगी। तो ये होगी लॉ की तीन बातें, डेफिनेशन, शेड्यूल, कर्व और उनकी एक्सप्लेनेशन। अब इसका जो लास्ट पार्ट बनता है वो क्या, अजम्पशन, थ्योरी ऑफ सप्लाई किन किन अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। अगर हम अजम्पशंस की बात करें तो अजम्पशंस वही है जो इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग थे। लाइक नंबर 1, देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जो रिलेटेड गुड्स है उनके प्राइसेस चेंज नहीं होंगे। देयर इज नो चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन चेंज नहीं होगी। नंबर 3, देयर इज नो चेंज इन गोल ऑफ फर्म। नंबर 4, देयर इज नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। नंबर 5, देयर इज नो चेंज इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। ये सारी बातें जो है क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट, तभी आपका लॉ अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं। बिकॉज अगर इन सब बातों की वजह से इन सब का कुछ ना कुछ इंपैक्ट होता है सप्लाई के ऊपर, तो वो लॉ ऑफ सप्लाई नहीं होता है। लॉ ऑफ सप्लाई वर्क्स ओनली विद इट्स ओन प्राइस। जब सप्लाई खुद के प्राइस की वजह से कमियां ज्यादा होती है तब हम उसे बोलते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। तो हमारा लॉ ऑफ सप्लाई यहीं पर खत्म हुआ, डेफिनेशन, टेबल, उन डायग्राम, उसकी एक्सप्लेनेशन और अजम्पशंस। एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन और तैयार करते हैं यहां से हम, दैट इज एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई, कि भाई लॉ ऑफ सप्लाई कहां कहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा, कहां कहां पर अप्लाई नहीं होगा। नंबर 1, पहली सिचुएशन तो वो गुड्स हैविंग सोशल डिस्टिंक्शन। सोशल डिस्टिंक्शन का मतलब दीज गुड्स आर वेरी रेयर। अब ये एक रेयर कमोडिटी है तो यहां पर आपका लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो रेयर है, रेयर का मतलब इसकी सप्लाई वैसे ही शॉर्टेज में होगी। सोशल डिस्टिंक्शन का है तो मतलब इसको हर एक व्यक्ति चाहेगा कि भाई ये चीज मेरे पास हो। अब उसके लिए वो ज्यादा से ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार हो जाएगा, बिडिंग के थ्रू बिकेंगे ये प्रोडक्ट। अब प्राइस तो बढ़ रहे हैं, वेरी गुड, लॉ ऑफ सप्लाई का तो पहला नियम है पॉजिटिव रिलेशन होना चाहिए, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़नी चाहिए, बट इसकी क्वांटिटी नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी, दीज कमोडिटीज आर रेयर। अब रेयर है तो क्वांटिटी कहां से बढ़ाए, वो तो पहले ही शॉर्टेज में है, तो प्राइस बढ़ रहा है बट सप्लाई नहीं बढ़ रही है, तो इसलिए कहा जाता है सोशल डिस्टिंक्शन या रेयर कमोडिटीज के केस में लॉ ऑफ सप्लाई आपका एप्लीकेबल नहीं होता है। देन आता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। अब अगर हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की बात करें तो वहां भी आपका लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर डिपेंड्स ऑन नेचर, नेचुरल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। अब नेचुरल फैक्टर्स जैसे कि मॉनसून, अगर मॉनसून अच्छा है तो प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा बारिश होगी, बाढ़ आ गई तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, बारिश नहीं हुई तो भी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। अब इससे लॉ ऑफ सप्लाई का क्या लेना देना है। अगर मॉनसून बहुत अच्छा रहा, बारिश बहुत ज़्यादा आ गई, मतलब प्रलय आ गई, चारों तरफ बाढ़ आई हुई है, अब ऐसे में फसल होगी क्या, फसल हो गई खराब, खराब हो गई तो अब डिमांड तो नहीं कम होगी, डिमांड उतनी ही है, सप्लाई हो जाएगी कम, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, प्राइस राइज होना शुरू हो जाएगा। देखो क्या होगा इस सिचुएशन में, डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी, और इसका इंपैक्ट क्या होगा भाई, प्राइस राइज, प्राइस बढ़ने लगेगा। अब लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, प्राइस बढ़ने के साथ साथ सप्लाई बढ़ानी चाहिए। यहां बढ़ा पाएंगे क्या हम, नहीं बढ़ा सकते, क्यों, फसल तो पहले ही खराब होगी, तो लॉ ऑफ सप्लाई फेल हो गया, यहां पर एप्लीकेबल नहीं हुआ कि प्राइस बढ़ने के साथ साथ भी प्रोडक्टिविटी, सप्लाई बढ़ने की जगह कम हो गई। क्यों, क्योंकि भाई ये नेचुरल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती थी, इसलिए आपका लॉ ऑफ सप्लाई यहां पर एप्लीकेबल नहीं हुआ। ऑन द अदर हैंड पेरिशेबल प्रोडक्ट, अब पेरिशेबल प्रोडक्ट कौन से होते हैं, दोज गुड्स विच आर कंज्यूम्ड इन सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन। आप एक बार कंज्यूम करोगे दोबारा कंज्यूम नहीं कर सकते, खत्म हो जाएगा, फिर नया लेकर आना पड़ेगा। अब एज अ प्रोड्यूसर, आप सप्लायर हो, आप मिल्क की सप्लाई करते हो, मिल्क शॉप है आपके, दूध बेचते हो, आपने कितना भी पैकेट दूध परचेज किया है, अगर वो सारा थ्रू आउट द डे आपका सोल्ड आउट नहीं हो तो नेक्स्ट डे खराब होने का डर है। अब खराब हो गया तो बिल्कुल भी पैसे मिलने वाले नहीं है, तो प्रोड्यूसर क्या करता है, खराब होने से अच्छा जो मिल जाए सस्ते में बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है, या कांस्टेंट प्राइस के ऊपर बेच दो, उसे रखना नहीं है, प्राइस हम बढ़ने का वेट नहीं करेंगे। तो जो पेरिशेबल कमोडिटीज है वहां भी आपका लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं है कि भैया अगर पेरिशेबल कमोडिटी ले ली और वेट कर रहे हो कि जब प्राइस बढ़ेगा तब बेचेंगे, जब तक प्राइस बढ़ा तब तक तो आपका टोटल लॉस हो जाएगा, पेरिशेबल था खराब हो गया। पेरिशेबल का मतलब जो चीजें जल्दी खराब हो, ईटेबल्स जल्दी इसमें आती कॉमनली। तो इन तीनों ही सिचुएशन में हमारा लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं है। तो हमने इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ा इस लेक्चर में आज, लॉ ऑफ सप्लाई,
कंप्लीट पढ़ा, मतलब उसमें मीनिंग, अजम्पशन, एक्सप्लेनेशन, और 3 नंबर में ये क्वेश्चन हमें तैयार करना होता है, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। तो होप आप सबको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।